से देखने लगी। तभी ध्रुव ने बात पूरी की। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा, इसलिए केयरफुल रहना। ध्रुव के कहते ही तारा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा था कि ध्रुव कुछ और कहने वाले हैं। यही सोच ध्रुव भी हंसने लगा। उसे जानबूझकर ऐसे बात की थी। दोनों ने आइसक्रीम खत्म की और फिर तारा ध्रुव को गुड नाइट कह सोने के लिए चली गई। उसे जाते हुए देखकर ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। वो धीमे से बुदबुदाया, कल याद से इस कमरे का फर्नीचर बदलवाऊंगा। पास ना सही, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगी। तारा के जाने के बाद ध्रुव भी मुस्कुराते हुए सोने की कोशिश करने लगा। अगला दिन साहित्य और साक्षी के साथ बिताने के लिए ध्रुव ने ऑफिस से छुट्टी ली थी, इसलिए वो देर तक सो रहा था। तारा उससे पहले उठ गई और जल्दी से तैयार होकर बाहर आई। उसे देखा ध्रुव अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। उसे सोता हुआ देखकर फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन कल वाली बात याद आते ही उसने खुद को वहीं रोक लिया। स्टॉप तारा, हर इंसान सोते हुए इतना ही मासूम लगता है, लेकिन जागने के बाद नहीं। अगर कल की तरह ये फिर बीच में जाग गए ना और वैसे ही कुछ दोबारा हो गया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसे खुद को समझाते हुए कहा, ऐसा करती हूँ नीचे चली जाती हूँ, सबको खुशी होगी कि आज मैं जल्दी उठ गई और मेरा ध्यान भी इनसे हट जाएगा। तारा बाहर जाने के लिए मुड़ी, तभी उसकी नजर एक बार फिर ध्रुव पर पड़ी। वो धीरे से वापस उसके पास आई और हल्के से उसका एक गाल खींचकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही ध्रुव ने आंखें खोल दी। चलो मेरे सोते में ही सही, तुम मेरे पास तो आती हो। उसने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा। तारा के जाने के बाद ध्रुव भी उठ गया और तैयार होने चला गया। समीधा जी का दिया काम खत्म करके तनीषा वापस लौट चुकी थी। तारा इस समय रत्ना जी के साथ किचन में थी। वहाँ एक औरत नाश्ता बना रही थी और तारा उसकी मदद कर रही थी, जबकि रत्ना जी पास खड़ी उन्हें निर्देश दे रही थी। तारा बेटा, मैं कर लेती हूँ, तुम बेवजह टेंशन ले रही हो। रत्ना जी ने कहा। टेंशन मैं नहीं, आप ले रही है माँ। इतने दिन हो गए मुझे आए हुए, आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं करने दिया। मुझे ज्यादा काम करना नहीं आता, लेकिन आपकी थोड़ी मदद तो आराम से कर सकती हूँ। अब आप जाकर आराम कीजिए। रत्ना जी मुस्कुरा उठी। लगता है तुम पर भी ध्रुव का असर होने लगा है। वो भी मुझे किचन में आने पर डांटता है और अब तुम भी शुरू हो गई। हाँ, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपके ध्रुव से आपकी शिकायत कर दूंगी। तारा ने हंसते हुए कहा। अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा? तो कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर लीजिए माँ। उसकी बात सुनकर रत्ना जी हंस पड़ी। अच्छा, मेरी लाइन मुझे सुना रही हो? ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। उनके जाते ही तारा की नजर उस औरत पर गई। मैंने आपको पहले भी देखा है, लेकिन कभी ठीक से बात नहीं हुई। मेरा नाम चंदा है, पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मेरे पति भी ध्रुव सर की फैक्ट्री में काम करते हैं। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तो हमारी खूब जमेगी चंदा दीदी। आप चंदा और मैं तारा। दोनों हंस पड़ी। बातों में कुछ ही देर में दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो गई। नाश्ता तैयार होने के बाद चंदा बोली, छोटी माँ सही कहती है, आप थोड़ी देर में ही सबको अपना बना लेती है। अच्छा हुआ ध्रुव सर की शादी आपसे हुई। ग्रीष्मा मैडम 3 महीने यहाँ रही, लेकिन कभी किचन की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। तारा बस मुस्कुरा दी। अच्छा दीदी, आप मेरी मदद कर देंगी? नाश्ता बाहर रखना है। हाँ मैडम, क्यों नहीं? तारा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैडम क्यों? आप मुझे नाम से बुलाइए। नाम से बुलाना ठीक नहीं लगेगा। कुछ सोचने के बाद चंदा बोली, ठीक है, मैं आपको भाभी कहकर बुलाऊंगी। तारा ने खुशी से हामी भर दी। दोनों मिलकर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखने लगे। सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। तारा को ट्रे लेकर आता देख तनीषा ने आंखें बड़ी कर ली। तारा, तुम और किचन में? डोंट टेल मी, ये खाना तुमने बनाया है? हाँ मैंने ही बनाया है, और अब तुम्हें खाना भी पड़ेगा। तारा ने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन तनीषा भी सिर हिलाकर कहने लगी, अगर ये खाना तुमने बनाया ना तो आज मैं उपवास करने वाली हूँ। तारा ने मुंह बना लिया। वैसे खाना चंदा दीदी ने बनाया है, मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। सब हंस पड़े। नाश्ते के बाद जैसा तय हुआ था, सभी लोग साथ में मूवी देखने और शॉपिंग के लिए निकल गए। गायत्री देवी भी उनके साथ थी और सुरक्षा के लिए गार्ड भी मौजूद थे। दोपहर का खाना उन्होंने बाहर ही खाया। पूरा दिन हंसी मजाक में कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। शाम को जब साहित्य और साक्षी के जाने का समय करीब आने लगा तो सभी वापस घर लौट आए। घर में घुसते ही साक्षी सोफे पर धम से बैठ गई। पूरे दिन घूमने के बाद अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। आज जाना जरूरी है क्या? ध्रुव तुरंत बोला। कोई बात नहीं डब्बू, चिंटू अकेला चला जाएगा, मैं तुम्हारा एडमिशन यहीं किसी कॉलेज में करवा दूंगा। साक्षी तुरंत उठकर बैठ गई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है आप मेरा जाना कैंसिल करना चाहते हैं। सब हंस पड़े। रत्ना जी ने पूछा, डब्बू चिंटू, तुम दोनों ने अपनी पैकिंग पूरी कर ली ना? हाँ माँ, लेकिन प्लीज हमारे बैग में अचार पापड़ के डिब्बे मत डाल देना, वरना एयरपोर्ट वाले हमें बाहर निकाल देंगे। साहित्य हंसते हुए बोला, लेकिन बाहर खाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना? रत्ना जी चिंतित थी। माँ, फ्लाइट में सब मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ध्रुव ने समझाया। फिर भी रत्ना जी का मन नहीं मान रहा था। दोनों अभी बच्चे ही तो है, अकेले कैसे संभालेंगे सब? ध्रुव भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने साहित्य और साक्षी की तरफ देखा। साक्षी अभी सिर्फ 18 साल की थी और साहित्य 19 का। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है माँ, मैं भी इनके साथ चला जाता हूँ। जब ये दोनों वहाँ अच्छे से सेटल हो जाएंगे तब वापस आ जाऊंगा। ध्रुव की बात सुनकर रत्ना जी के चेहरे पर राहत आ गई, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर तारा पर गई, जो ध्रुव के जाने की बात सुनकर अचानक उदास पड़ गई थी। ऐसा करो ध्रुव, तुम रहने दो, मैं और जैन अंकल चले जाते हैं। रत्ना जी ने तारा की तरफ देखते हुए कहा। नहीं माँ, अंकल यहाँ बिजनेस संभाल लेंगे, वहाँ सिडनी में आपको चीजें मैनेज करने में परेशानी होगी। मैं सब अरेंज करके 1-2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। ध्रुव ने समझाते हुए कहा। रत्ना जी दुविधा में पड़ गई। एक तरफ साहित्य और साक्षी थे, दूसरी तरफ तारा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, फिर तुम अपने साथ तारा को भी ले जाओ, तुम दोनों थोड़ा घूम भी लोगे। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ है, ध्रुव सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तारा ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले रह जाओगी बेटा। मैं अकेली कहाँ हूँ माँ, अब सब तो मेरे साथ है। वैसे भी ध्रुव को काम के लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है, मैं हर जगह तो उनके साथ नहीं जा सकती ना। तारा ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, लेकिन अंदर से वो ध्रुव के जाने की बात से बहुत दुखी थी।
रत्ना जी की हिचकिचाहट देख ध्रुव उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, माँ तारा की चिंता मत कीजिए, उसे बुरा नहीं लगेगा। तारा भी मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, रत्ना बहू अब चिंता छोड़ दो, थारी बहू बहुत समझदार है। तो हो गया डिसाइड, ध्रुव भैया हमारे साथ आ रहे हैं और पीछे से माँ और दादी की जिम्मेदारी तारा भाभी की। साहित्य ने हंसते हुए कहा, भाभी अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार रखिएगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। साक्षी ने आंख मारते हुए कहा, और तनीषा दीदी आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता देना। पहले टिकट बुक हो जाने दो, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। तारा तब तक तो मेरी पैकिंग कर दो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। ऊपर कमरे में तारा बेमन से ध्रुव के कपड़े पैक कर रही थी और तनीषा तारा की मदद के लिए आई थी, लेकिन तनीषा मदद कम और तंज ज्यादा कर रही थी। यार तारा, तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ध्रुव जी को कौन से कपड़े पसंद है? तनीषा ने चिढ़कर कहा। उनका कोई भरोसा नहीं है, अलमारी में कुछ कपड़े ऐसे पड़े हैं जिन्हें उन्होंने कभी हाथ तक नहीं लगाया। तारा ने मासूमियत से कहा। तनीषा ने सूटकेस की तरफ देखा और माथा पकड़ लिया। बैठ जा बहन, तुमने सारी पैंट्स रख दी है और एक भी शर्ट नहीं रखी। तारा ने नीचे देखा और धीरे से होंठ भींच लिए। तभी ध्रुव कमरे में आया। आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। तनीषा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ध्रुव ने कमरे का हाल देखा और फिर तारा को, ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? नीचे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब यहाँ मुंह क्यों लटका रखा है? आप नहीं समझोगे, आपकी टिकट कंफर्म हो गई? तारा ने पूछा तो ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हो गई। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? बस ऐसे ही, प्लीज अब जल्दी वापस आ जाना, ध्रुव ने जानबूझकर कहा। वैसे मुझे उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा है तो वहीं रह जाइए, तारा ने तुरंत जवाब दिया। ध्रुव मुस्कुरा उठा। तुम सीधे सीधे ये भी तो कह सकती हो कि तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लगेगा। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय नीचे से रत्ना जी की आवाज आई, ध्रुव बेटा जल्दी आओ, देर हो रही है। ध्रुव ने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा। तारा चुपचाप उसके पास खड़ी रही। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, चलो इधर आओ। तारा बिना कुछ बोले उसके पास गई और उससे लिपट गई। ध्रुव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। मुझे आपके साथ रहने की आदत हो गई है, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, तारा ने धीमी आवाज में कहा। ध्रुव की आंखों में कलह की चमक आ गई। जानता हूँ, उसने बस इतना कहा, लेकिन उसके मन में शब्द कुछ और थे। मन तो मेरा भी नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे दिल में शायद अभी मेरे लिए प्यार नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है तारा। तारा ने उससे अलग होकर कहा, आपको देर हो रही होगी। ध्रुव ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं सुबह सुबह तुम्हारा मेरे गाल खींचना मिस करूंगा। तारा हल्का सा मुस्कुरा दी। अगले ही पल ध्रुव थोड़ा झुका और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। तारा की सांसें वहीं थम गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। ध्रुव अपना सामान उठाकर नीचे चला गया, लेकिन तारा वहीं खड़ी रह गई। उसके होंठ कांपे। आई लव यू ध्रुव, वो जोर से कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। जब भी वो बहुत ज्यादा भावुक होती थी, उसके लिए बोल पाना मुश्किल हो जाता था। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और जल्दी से नीचे भागी। बाहर गाड़ी के पास पूरा परिवार खड़ा था। साहित्य और साक्षी उत्साहित थे, जबकि रत्ना जी बार बार उन्हें हिदायतें दिए जा रही थी। तारा सबके बीच खड़ी बस ध्रुव को देख रही थी। सबको बाय कहने के बाद ध्रुव ने एक बार मुड़कर तारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही उदासी थी जो तारा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अगले ही पल वो साहित्य और साक्षी के साथ गाड़ी में बैठा और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उनके जाते ही घर के बाकी लोग अंदर आ गए। उसी समय सिंघानिया मेंशन के सामने बने अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर खड़े उत्कर्ष मेहरा ने जैसे ही ध्रुव को अपने भाई बहनों के साथ जाते देखा, उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। ये कमाल कैसे हो गया? ध्रुव अपने भाई बहन के साथ बाहर जा रहा है, वो भी तारा को अकेले छोड़कर। लगता है अभी तारा उसके लिए इतनी खास नहीं बनी कि उसकी आंखों के सामने उसके मरने से उसे दर्द हो। इसके लिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। उत्कर्ष खुद से बातें कर ही रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसे कॉल रिसीव की और शांत आवाज में कहा, ध्रुव सिंघानिया अपने भाई बहन को छोटे सिडनी गया है, पीछे से तारा अकेली है। तुम मानो या ना मानो, वो लड़की हमारे बहुत काम आने वाली है। सामने से एक लड़की की आवाज आई। उसे जितना काम आना था वो पहले ही आ चुकी है उत्कर्ष। उत्कर्ष हल्का सा हंसा और उसने कहा, नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है। देखना जल्दी वो लड़की ध्रुव सिंघानिया के लिए इतनी खास हो जाएगी कि उसे लगी एक खरोंच भी उसे पागल बना देगी। सोचो उस दिन क्या होगा जब ध्रुव सिंघानिया की आंखों के सामने मैं तारा की जान लूंगा। अपनी बात खत्म करके वो पागलों की तरह हंसने लगा। सामने वाली लड़की ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। फोन कटने का एहसास होते उत्कर्ष ने मुंह बनाया। लड़कियों का कुछ नहीं कह सकते, इन्हें बस दूसरी लड़कियों से जलना होता है। जो भी हो, मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बदला लेने का सबसे परफेक्ट तरीका। वो अपने ख्यालों में खुश हो रहा था। उसे पास रखी शराब की बोतल उठाई, ग्लास में शराब भरी और एक ही घूंट में उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ तारा को अकेलापन महसूस ना हो इसलिए तनीषा उसके कमरे में आ गई थी। दोनों मिलकर कमरा समेट रही थी। तनीषा कपड़े फोल्ड कर रही थी और तारा एक कोने में बैठी कहीं खोई हुई थी। उसे देखकर तनीषा ने कहा, इतना फैला हुआ कमरा देखकर भी ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब सच में वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान अभी भी ध्रुव में ही लगा हुआ था। तंग आकर तनीषा ने ध्रुव की जैकेट उठाई और सीधे तारा के मुंह पर फेंक दी। तारा चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी ये नहीं, बदतमीजी वो है जो तू कर रही है। मैं यहाँ कब से तेरा कमरा समेट रही हूँ और तू मैडम मजे से अपने पति के बारे में सोच रही है। तारा ने मुंह बना लिया। तनीषा उसके पास बैठी। मैं तो कहती हूँ तू भी किसी फिल्म की हीरोइन की तरह एक दिया जलाकर बैठ जा और बोल कि जब तक ध्रुव नहीं आएगा तब तक ये दिया नहीं बुझेगा। उसकी बात सुनकर तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तनीषा ने राहत की सांस ली। चलो तेरी हंसी देखकर अच्छा लगा, मुझे तो लगा था कहीं तू भी देवदास बनकर हाथ में दारू का गिलास लेकर ना बैठ जाए।
बहुत हो गई तेरे जोश, चल अब मैं तेरी मदद करती हूँ। वैसे भी मुझे नींद आ रही है, आज तो मैं आराम से सो जाऊंगी। ध्रुव होते ना तो सोने नहीं देते। बातों बातों में तारा के मुंह से ये निकल गया। तनीषा की आंखें चमक उठी। वो तुरंत काम छोड़कर उसके सामने आ गई। अच्छा, ध्रुव तुम्हें सोने नहीं देता? तारा हड़बड़ा गई। तारा हड़बड़ाते हुए कहने लगी, वो मेरा वो मतलब नहीं था, हम बस देर रात तक बातें करते रहते। अच्छा जी, किसे बेवकूफ बना रही है? तनीषा ने उसे छेड़ते हुए कहा। मैंने देखा था ध्रुव के जाने की बात सुनकर तेरी शक्ल कैसी हो गई थी। जब तू ऊपर से नीचे आई थी तेरी आंखों में आंसू थे। तेरा बस चलता तो उसे रोककर वहीं गले लग जाती और कहती, प्लीज ध्रुव मत जाओ। बता तुम दोनों के बीच क्या हुआ? तनीषा की बात सुनकर तारा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब ध्रुव ने उसे गले लगाया था और उसके माथे को चूम लिया था। तारा ने धीरे से अपने माथे को छुआ। तनु, ध्रुव ने आज पहली बार मुझे किस किया, वो भी यहाँ। उसने अपने माथे की तरफ इशारा किया। तनीषा ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, और मैं यहाँ न जाने क्या क्या सोच रही थी। पागल, माथे पर किस उन्हें किया जाता है जिनकी हमें बहुत परवाह होती है। तनीषा की बात सुनकर तारा के चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्होंने मुझे हक भी किया था, उसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। इसके अलावा तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? तारा ने नाम में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। तनीषा मुस्कुरा दी। अरे हो सकता है ध्रुव थोड़ा समय ले रहा हो या तुम्हें सहज महसूस करवाना चाहता हूँ। उसे छोड़, अपना बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या तू उससे प्यार? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तारा ने धीरे धीरे हाँ में सिर हिलाया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तनीषा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने तारा के हाथ नीचे किए और कहा, देखना आज नहीं तो कल ध्रुव के दिल में भी तेरे लिए घंटियां जरूर बजेंगी। तारा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हामी भरी और अगले ही पल उसे गले लगा लिया। दोनों काफी देर तक हंसती रही। कमरा समेटने के बाद तारा उसी रात तनीषा के साथ सो गई। उधर ध्रुव के जाने के बाद उत्कर्ष मेहरा पूरी तरह आजाद था। अपने कमरे में बैठा वो एक के बाद एक नए प्लान बना रहा था ताकि सही समय आने पर सिंघानिया परिवार को ऐसी चोट दे सके जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी ना की। ध्रुव साहित्य और साक्षी के साथ सिडनी पहुंच चुका था। इधर भारत में सुबह के 8 बज रहे। रात को देर तक जगने की वजह से तारा अभी भी गहरी नींद में थी। उसके पास ही तनीषा भी सो रही थी। तभी तारा का फोन बजा। आंखें मलते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? उसने उनिंदी आवाज में कहा। अगले ही पल स्क्रीन पर ध्रुव का चेहरा दिखाई दिया। उसने वीडियो कॉल ऑन कर दी थी। तारा तुरंत उठकर बैठ गई। आपने क्या कसम खा रखी है कि कहीं भी जाओ मुझे चैन से सोने नहीं दोगे? ध्रुव ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा जी, जाने से पहले तो बड़ी गंगा जमुना बह रही थी। आपके बिना मन नहीं लगेगा, आपके बिना नींद नहीं आएगी, और अब देखो यहाँ कितने आराम से सो रही हो। तारा ने जल्दी से तनीषा की तरफ देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। अरे वो बात नहीं है, मैंने आपको सच में बहुत मिस किया। मुझे तो आपके बिना नींद भी नहीं आई थी। इतना कहते हुए उसने लंबी सी उबासी ली। ध्रुव उसे देखकर हंस पड़ा। हाँ दिख रहा है मुझे, चलो अब फिर से सो जाओ। मैंने तो बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि हम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए हैं। अरे रुको तो सही, साहित्य और साक्षी कहाँ है? तारा ने पूछा। ध्रुव ने नकली नाराजगी दिखाई। अच्छा, तो तुमने मुझे सिर्फ उनके बारे में पूछने के लिए रोका है? वो दोनों फूड काउंटर पर हैं। और हाँ, जब तुम मुझे याद ही नहीं कर रही हो तो अब मैं और ज्यादा दिन लगाकर वापस आऊंगा। अरे आप तो नाराज हो गए। अगर आप मेरे सामने होते ना तो आपकी नाराजगी दूर करने के लिए आपको हक कर लेती या आपकी गाल खींच लेती, लेकिन यहाँ दूर से कैसे करूँ? इतना कहते हुए उसकी नजर तनीषा पर पड़ी जो बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। ये सब लोग सोते हुए इतने मासूम क्यों लगते हैं? क्या मैं भी सोते हुए इतनी क्यूट लगती हूँ? ध्रुव ने सिर पकड़ लिया और हमेशा की तरह गुनगुनाने लगा। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। हाँ परेशान हूँ मैं। तारा मुस्कुरा दी। आपको तो मुझसे छुटकारा मिल गया होगा। अगले 15 दिनों तक आपको ऐसे सवाल पूछकर कोई परेशान नहीं करेगा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा? फिर आगे से ये भी मत कहना कि आप मुझसे परेशान हो। अब जब वापस आओगे तब मैं आपकी गाल जोर से खींचकर हर बात का बदला लूंगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव हंसने लगा। सोच लो, अगर मैं बदला लेने पर आ गया ना तो क्या क्या कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर तारा शर्मा गई। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले साहित्य और साक्षी वहां आ गए। गुड मॉर्निंग भाभी, दोनों एक साथ बोले। लगता है भैया का आपके बिना मन नहीं लग रहा है, यहाँ लैंड करते ही आपको कॉल कर दिया। साक्षी ने उसे छेड़ा। सॉरी भाभी, हमारी वजह से आपको भैया से दूर रहना पड़ रहा है। साहित्य ने तुरंत उसके हाथ से फोन छीन लिया। भाभी, अगले 15 दिन आपके पतिदेव हमारे कब्जे में, देखना इन्हें सुधार कर ही वापस भेजेंगे। इतने में ध्रुव तेजी से उसके पास आया और फोन वापस ले लिया। अच्छा जी, अब तुम दोनों अपनी भाभी के सामने बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। फिर उसने फोन की तरफ देख कर कहा, तारा मैं रखता हूँ, माँ और दादी का ख्याल रखना और अपना भी। तभी पीछे से साक्षी की आवाज आई। हाँ भाभी, अपना भी ख्याल रखना, आपको कुछ हो गया तो ध्रुव भैया का क्या होगा? ध्रुव ने झट से कॉल काट दी। फोन कटते ही साहित्य और साक्षी अच्छे बच्चों की तरह उसके सामने खड़े हो गए। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे तुम दोनों? ध्रुव ने आंखें तरेर कर कहा। हमने भी तो सुना है आप भी भाभी को बहुत परेशान करते हो। ऐसे तो हमारे सामने बहुत स्ट्रिक्ट बनते हो, लेकिन भाभी के सामने। साक्षी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ध्रुव ने उसे घूर कर देखा। मैं तो मजाक कर रही थी बड़े भैया। वो तुरंत हंस पड़ी। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक टैक्सी रोकी और तीनों होटल की तरफ निकल गए। इधर ध्रुव की गैर मौजूदगी में तारा घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। रत्ना जी रोज ऑफिस जाती और तारा घर पर रहकर गायत्री देवी की देखभाल करती। तनीषा ने भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था, लेकिन कोई था जो हर पल इस परिवार पर नजर रखे हुए था। उत्कर्ष मेहरा अपने घर की खिड़की से दूरबीन लगाए सिंघानिया मेंशन को देख रहा था। उसने अपने कमरे में एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था जिसमें उसने सिंघानिया परिवार के हर सदस्य की दिनचर्या लिख रखी थी। वो बोर्ड के सामने खड़ा बड़बड़ा रहा था। ध्रुव सिंघानिया की अनुपस्थिति में रत्ना सिंघानिया ऑफिस जाती है, उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
लेकिन उसके साथ हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। उसने अगला नाम देखा। गायत्री देवी। उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा नहीं। उनकी जिंदगी के वैसे भी कुछ गिने चुने साल बचे हैं। उन्हें कुछ हो भी गया तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसकी नजर अगले नाम पर गई। साहित्य और साक्षी यहाँ है ही नहीं। घर में आई उस दूसरी लड़की को भी नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। तो बची सिर्फ एक, तारा सिंघानिया। उसने बोर्ड पर तारा के नाम के नीचे एक लाल निशान बना दिया और जोर से हंसने लगा। इस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। ये थोड़ी लापरवाह है। उस दिन भी मेरी एक झलक देखते ही मेरे पीछे आने लगी थी। अगर मैं फिर से इसके लिए जाल बिछाऊं तो ये जरूर आएगी। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। लेकिन मारूंगा इसे ध्रुव सिंघानिया के सामने। उसे यहाँ से गए हुए काफी दिन हो गए हैं और अब उसके मन में मेरा कोई डर नहीं रहा। तारा को कुछ होगा तो ध्रुव अपने आप लाइन पर आ जाएगा। उसने दूरबीन फिर से सिंगा मेंशन की तरफ घुमाई। शाम के 6 बज चुके थे। तारा हमेशा की तरह बगीचे में टहल रही थी और कुछ देर बाद घर के बाहर की तरफ चली आई। उसे देखकर उत्कर्ष की आंखें चमक उठी। इस चिड़िया को फंसाना तो बहुत आसान होगा। उस दिन की तरह गली में छिप जाऊंगा तो गलती से इसके सामने आ जाऊंगा, फिर ये मेरा पीछा जरूर करेगी। उसने घड़ी में समय देखा। कल शाम ठीक इसी वक्त। उत्कर्ष मेहरा ने अपने मन में पूरी योजना बना ली थी। अब वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। ध्रुव को गए हुए लगभग 10 दिन हो चुके थे। इस बीच उसकी और तारा की रोज वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी, लेकिन उसके बिना घर अब तारा को सूना सूना लगने लगा था। उस सुबह तारा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने बने अपार्टमेंट पर गई। मैंने नोटिस किया है कि उस घर की खिड़की हमेशा खुली रहती है। आखिर वहाँ रहता कौन है? उसने खुद से कहा। उसी समय सामने की बालकनी में खड़ा उत्कर्ष मेहरा जानबूझकर बाहर आ गया। दूर होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। तारा ने उसे देखकर भौहें सिकुड़ ली। अच्छा, तो ये अपनी खिड़की इसलिए खुली रखता है ताकि इधर झांक सके। अभी अपार्टमेंट के मैनेजर से शिकायत करती हूँ। उसने गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर दी। उधर उत्कर्ष को लगा कि शायद तारा ने उसे पहचान लिया है। वो मन ही मन मुस्कुरा उठा, लेकिन तारा ने उसे सिर्फ कोई आवारा आशिक समझा और फिर अपने कामों में लग गई। शाम होने पर वो हमेशा की तरह इवनिंग वॉक के लिए नीचे गार्डन में आ गई। टहलते हुए उसके मन में सिर्फ ध्रुव का ख्याल चल रहा था। पता नहीं आने वाले 5 दिन कैसे कटेंगे। सोचा नहीं था कि उनके बिना रहना इतना मुश्किल हो जाएगा। जिस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, आज उसके बिना 1 मिनट भी बिताना मुश्किल हो रहा है। इतना भी क्या बिजी होना कि पूरे दिन एक कॉल तक नहीं की। अपने विचारों में खोई तारा चलते चलते मेन गेट के बाहर निकल आई। गार्ड ने हमेशा की तरह उसे टोका। मैम, ज्यादा आगे मत जाइएगा। अगर बाहर जाना है तो मैं किसी को आपके साथ भेज देता हूँ। नहीं, मैं बस गली तक ही जा रही हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ी। सिंघानिया मेंशन काफी बड़े इलाके में फैला हुआ था। आसपास ज्यादा घर नहीं थे। सामने बने अपार्टमेंट में अलग अलग परिवार रहते थे। उसी गली में उत्कर्ष उसका इंतजार कर रहा था। लो, ये चिड़िया तो खुद चलकर बाहर आ गई। अब बस थोड़ा सा दाना डालने की देर है। उसने जेब से चाकू निकाला। मुझे तारा सिंघानिया पर सोच समझकर वार करना होगा। इसकी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन इतनी चोट जरूर लगनी चाहिए कि ध्रुव सिंघानिया उसे देखकर तड़प उठे। उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। जब उसे पता चलेगा कि उसकी तारा पर हमला हो गया, तब वो खुद को कोसेगा कि वो उसे बचाने के लिए वहां मौजूद क्यों नहीं था। उसी समय तारा के कदमों की आहट सुनाई दी। उत्कर्ष ने अपने सिर पर कैप डाली और मोबाइल में एक बच्चे की तस्वीर खोलकर उसके सामने पहुंच गया। बहन जी, आपने इस बच्चे को देखा है? ये मेरा बेटा है। थोड़ी देर पहले यहीं खेल रहा था। अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसने अपनी आवाज में घबराहट भर ली। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। रुकिए, मैं ढूंढने में आपकी मदद करती हूँ। एक बार फिर तस्वीर दिखाइए। उत्कर्ष ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। उसका दायां हाथ जला हुआ था। तारा तस्वीर देखने लगी। मैं इधर उधर देखती हूँ। अगर बच्चा नहीं मिले तो पुलिस में शिकायत कर दीजिएगा। ये कहकर वो आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसकी नजर उत्कर्ष के जले हुए हाथ पर पड़ी। वो ठिठक गई। ये हाथ मैंने कहीं देखा है। अगले ही पल उसे सब याद आ गया। वो तुरंत पलटी। उधर उत्कर्ष हाथ में चाकू लिए उसके सामने खड़ा था। चाकू देखकर तारा की आंखें सिकुड़ गई। तुम जैसे लोगों की वजह से किसी की मदद करने का मन नहीं करता। तुम वही हो ना, उत्कर्ष मेहरा? उत्कर्ष मुस्कुराया। हाँ, मैं वही हूँ। और उस दिन जो काम अधूरा रह गया था, आज उसे पूरा करने आया हूँ। उसने चाकू तारा की तरफ बढ़ाया, लेकिन वार करने से पहले ही तारा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे कोई नाजुक और भोली लड़की समझने की भूल मत करना। उसने उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि उत्कर्ष दर्द से तिलमिला उठा। उसे दूसरा हाथ छुड़ाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन तारा ने उसे भी पकड़ लिया। अब तो तू गया बेटा। मैं कृष्णा मेहता नहीं हूँ जिसे चाकू दिखाकर डरा देगा। उस दिन भी तेरे पीछे भागी थी, तू बच गया, वरना तेरी ऐसी धुलाई करती ना कि जिंदगी भर याद रखता। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, कोई है? लेकिन गार्ड काफी दूर था। उत्कर्ष बुरी तरह बौखला गया। उसने अपने पैर से तारा के पेट पर जोरदार लात मारी। तारा का संतुलन बिगड़ गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो कुछ दूर जाकर गिर गई। उत्कर्ष ने तुरंत चाकू उठा लिया। यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, तारा सिंघानिया। पहले सोचा था तुम्हें सिर्फ घायल करूंगा, लेकिन अब तुम्हें मौत के लिए तरसा तरसा कर मारूंगा। तारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो उठकर भागने लगी, लेकिन उत्कर्ष ने पैर अड़ाकर उसे फिर नीचे गिरा दिया। वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें देखकर मुझे उस मछली की याद आ रही है जो कांटे में फंसने के बाद तड़पती रहती है। उसे तारा के बाल पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। गुड बाय तारा सिंघानिया। उसने चाकू पीछे खींचा, पूरी ताकत से उसकी तरफ वार करने के लिए आगे बढ़ाया। एपिसोड 79। तारा पर वार करने के लिए उत्कर्ष मेहरा ने जैसे ही चाकू पीछे खींचा और पूरी ताकत से उसे आगे बढ़ाने लगा, तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उत्कर्ष कुछ समझ पाता उससे पहले एक दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर था, जो उसे जोर से पीछे खींच रहा था। ओह! उत्कर्ष दर्द से चीख पड़ा। उसकी पकड़ ढीली होते ही तारा उसके हाथों से छूट गई। तारा ने घबराकर पीछे देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। ध्रुव! उसके सामने ध्रुव खड़ा था। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जो तारा ने पहले कभी नहीं देखा था।
उसकी आंखें लाल थी और वो उत्कर्ष की गर्दन को कसकर पकड़े हुए था। तारा, जल्दी जाकर सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आओ, ध्रुव ने जोर से कहा। तारा अभी भी जमीन पर गिरी हुई थी और उठने की कोशिश कर रही थी। तभी सिंघानिया मेंशन का एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गया। उसने तुरंत ध्रुव के साथ मिलकर उत्कर्ष को पकड़ लिया। उत्कर्ष छूटने की कोशिश करते हुए चीखा, अगर हिम्मत है तो अकेले में आकर लड़, ध्रुव सिंघानिया। ध्रुव ने जवाब देने के बजाय उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। आवाज पूरी गली में गूंज गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ध्रुव गरज कर बोला। कुछ ही देर में बाकी सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर उत्कर्ष को पकड़ लिया। तारा किसी तरह उठकर खड़ी हुई। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, आंखों में आंसू थे और पूरा शरीर कांप रहा था। उत्कर्ष ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अचानक अपने पैर से उसे फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार ध्रुव उसके सामने आ गया। उसने उत्कर्ष को धक्का देकर पीछे किया। तारा बुरी तरह घबरा चुकी थी। अगले ही पल वो दौड़कर ध्रुव के पास आई और उसे कसकर पकड़ लिया। ध्रुव ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, ये अब तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उत्कर्ष गुस्से से चीखा, उसे झूठे दिलासे मत दो ध्रुव सिंघानिया। जो काम आज अधूरा रह गया वो कभी ना कभी पूरा करके रहूंगा। अब तक मेरी दुश्मनी सिर्फ तुमसे थी, लेकिन आज से ये भी मेरी दुश्मन है। इसकी वजह से मैं पकड़ा गया हूँ। तारा ने डरकर ध्रुव की शर्ट कसकर पकड़ ली। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई। पुलिस ने उत्कर्ष को गिरफ्तार कर लिया। चीफ इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा, फाइनली ये आदमी पकड़ा ही गया। इसने और भी कई लोगों को परेशान कर रखा था। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज इसे यहाँ से जल्दी ले जाइए और कोशिश कीजिएगा कि ये कभी जेल से बाहर ना आ सके। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। तभी उनकी नजर घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ी। हमला आपके घर के सामने हुआ है। सारी घटना कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होगी। मुझे फुटेज और आपकी पत्नी का स्टेटमेंट चाहिए। ध्रुव ने तारा की तरफ देखा। वो अभी भी सदमे में थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ध्रुव ने कहा, तारा अभी स्टेटमेंट नहीं दे पाएगी। आप कल घर आकर उसका बयान ले सकते हैं। रही बात फुटेज की तो मैं आपको अभी दे देता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कहा। उधर पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद भी उत्कर्ष चिल्ला रहा था, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे ध्रुव सिंघानिया। ज्यादा से ज्यादा मुझे 1 साल की सजा होगी। बाहर आते ही सबसे पहले मैं इस लड़की को मारूंगा। ध्रुव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर वहां पुलिस नहीं होती तो शायद वो उसी वक्त उत्कर्ष का गला दबा देता। उसे खुद को किसी तरह शांत किया, फिर तारा को सहारा देकर घर के अंदर ले जाने लगा। चलते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना अकेले बाहर आने के लिए। उसकी आवाज भरा गई। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, लेकिन अगर आज मैं नहीं आता तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखें नम हो गई। तारा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी सदमे में थी। ध्रुव उसकी हालत समझ गया और चुप हो गया। दोनों घर के अंदर पहुंचे। अचानक ध्रुव को देखकर रत्ना जी और गायत्री देवी खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर तारा पर पड़ी। वो ध्रुव के कंधे पर सिर रखे बेसुध सी चल रही थी। अरे क्या हुआ इसे? रत्ना जी घबरा गई। ध्रुव, तारा ठीक तो है ना? गायत्री देवी भी चिंतित हो गई। ध्रुव ने थकी हुई आवाज में कहा, माँ, अभी मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। मैं तो आप सबको सरप्राइज देने आया था, लेकिन भगवान ने मुझे सही वक्त पर यहाँ भेज दिया, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन हुआ क्या है बेटा? गायत्री देवी ने पूछा। मैं बाद में सब बता दूंगा। फिलहाल प्लीज मुझे तारा को ऊपर ले जाने दीजिए। वो तारा को लेकर कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने उसे बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास पकड़ा दिया। फिर उसके सामने बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। डॉक्टर को बुलाऊं? तारा ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, नहीं, आप बस मेरे पास बैठे रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है ध्रुव। ये कहते हुए उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। ध्रुव का दिल कसकर सिमट गया। उसने प्यार से उसके बाल सहलाए। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। कुछ पल बाद उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम तो बहुत बहादुर हो। आज तुम्हारी वजह से उत्कर्ष पकड़ा गया। तारा की आंखें भर आईं। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन इस बार मैं उसके पीछे नहीं गई थी। वो खुद आया था। उसने मुझे धोखे से। उसकी बात पूरी होने से पहले ध्रुव ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। अभी इन सब का समय नहीं है, उसने धीरे से कहा। मेरी नाराजगी तुमसे बड़ी कभी नहीं हो सकती तारा। पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद नाराज भी हो लूंगा और तुम मुझे मना भी लेना। ये कहकर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसी समय रत्ना जी कमरे में आई। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें नीचे इंस्पेक्टर बुला रहे हैं, जाओ। मैं तारा के पास बैठी। नहीं माँ, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ध्रुव ने कहा, पर रत्ना जी ने जोर दिया। मैं संभाल लूंगी इसे। रत्ना जी ने प्यार से तारा का सिर अपनी गोद में रख लिया। जाओ बेटा। ध्रुव ने एक बार फिर तारा की तरफ देखा। वो चुपचाप सामने दीवार को देख रही थी। उसकी आंखें खाली थी। दिल पर पत्थर रखकर ध्रुव नीचे चला गया। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए मिस्टर सिंघानिया। देखिए, पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। उन्होंने फुटेज फिर से चलानी शुरू की। स्क्रीन पर तारा गार्डन से निकलकर बाहर आती दिखाई दी। फिर उत्कर्ष उसके सामने आया और मोबाइल में कुछ दिखाने लगा। कुछ देर बाद तारा वापस मुड़ी और उसी क्षण उत्कर्ष ने पीछे से चाकू निकाल लिया। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर इंस्पेक्टर और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तारा ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया था। उत्कर्ष उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, वाह, आपकी पत्नी तो काफी बहादुर निकली मिस्टर सिंघानिया। लेकिन उस फुटेज को देखते हुए ध्रुव की आंखों में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर वो कुछ मिनट और देर से पहुंचता तो शायद आज वो तारा को हमेशा के लिए खो देता। खुद को तारा की पकड़ से छुड़ाने के लिए उत्कर्ष ने उसके पेट पर जोर से लात मारी, जिससे तारा का बैलेंस बिगड़ गया।
सीसीटीवी फुटेज में वो दृश्य देखकर ध्रुव की मुट्ठियां अपने आप भींच गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने स्क्रीन से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और कहा, कहना पड़ेगा आपकी वाइफ काफी बहादुर है। उन्होंने उस आदमी को पकड़ने की अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश की थी। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। फुटेज आगे बढ़ी। चोट लगने के बावजूद तारा ने खुद को संभाला और मदद के लिए घर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उत्कर्ष ने पैर अड़ाकर उसे फिर से नीचे गिरा दिया। उसके बाद उसने तारा को बालों से पकड़कर उठाया और उस पर हमला करने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त ध्रुव वहां पहुंच गया था। ये सब देखकर उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था। उसने दबी आवाज में कहा, आई थिंक ये सबूत काफी है, ये साबित करने के लिए कि वो मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाना चाहता था। रिसेप्शन की फुटेज भी आपको मिल जाएगी, जहां उसने तारा पर चाकू से हमला किया था। बिल्कुल। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। ध्रुव ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज की कॉपी दी और वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ गया। तभी इंस्पेक्टर ने पीछे से आवाज दी, मिस्टर सिंघानिया। ध्रुव रुककर उनकी तरफ मुड़ा। आई विश मिसेस सिंघानिया को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ध्रुव ने बस हल्का सा सिर हिलाया और वहां से चला गया। ऊपर पहुंचते उसने देखा कि रत्ना जी तारा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। तनीषा भी वहीं बैठी उनकी मदद कर रही थी। ध्रुव को देखते ही रत्ना जी बोली, बेटा इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे, तनीषा ने कहा। रत्ना जी की आंखें भर आई। आखिर हुआ क्या था बेटा? बेचारी इतने दिनों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी और आज तुम आए हो तो इसकी ये हालत हो गई। ध्रुव ने गहरी सांस ली। माँ, बाहर तारा पर उसी गुंडे ने हमला कर दिया था जिसने उस दिन रिसेप्शन पर मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही रत्ना जी का चेहरा उतर गया। हे भगवान, आखिर वो दुष्ट इंसान चाहता क्या है? मेरे बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा है जो इस तरह हाथ धोकर पीछे पड़ा है? कुछ नहीं माँ, बस पैसों की वजह से वो हमें परेशान कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, आप घबराइए मत। ध्रुव ने झूठ बोल दिया। वो अभी उन्हें सच्चाई बताकर और परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर वहां पहुंच गई। उनके आते ही तनीषा और रत्ना जी बाहर चली गई। डॉक्टर ने तारा का चेकअप किया और कहा, मैं बुखार की दवाइयां लिख देती हूँ, एक इंजेक्शन भी लगा देती हूँ, इससे इन्हें आराम मिलेगा। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि अचानक ध्रुव को याद आया कि उत्कर्ष ने तारा के पेट पर जोर से लात मारी थी। वो तुरंत बोला, डॉक्टर इस पर कुछ देर पहले हमला हुआ था, पेट पर काफी जोर से चोट लगी है, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर थोड़ी गंभीर हो गई। वो तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। मुझे लगा था सामान्य बुखार है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उसे लगता है कि हादसे की वजह से इन्हें काफी ट्रॉमा हुआ है। ऐसे मामलों में तेज बुखार आ जाता है। उन्होंने तारा की तरफ देखते हुए कहा, घबराइए मत, ये ठीक हो जाएंगी। आप इन्हें कल अस्पताल लेकर आइएगा। अभी मैं पेन किलर दे देती हूँ जिससे दर्द कम महसूस होगा। चेकअप के बाद डॉक्टर चली गई। उनके जाने के बाद ध्रुव की नजर तारा के हाथों और पैरों पर पड़ी। वहां कई जगह खरोंच के निशान थे। उन्हें देखकर उसके सीने में दर्द सा उठा। तभी तारा बुखार में बड़बड़ाई, ध्रुव मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। ध्रुव तुरंत उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा तारा, तुम्हारे पास ही हूँ। उसे सुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब उत्कर्ष ने तारा को पेट पर लात मारकर नीचे गिरा दिया था। उसने मन ही मन कहा, तुमने जो किया है उत्कर्ष मेहरा, उसके लिए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन पहली बार मुझे किसी से नफरत हो रही है। ध्रुव अपने ख्यालों में खोया था कि तभी तारा को हल्की सी खांसी आई। उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। दवाइयों की वजह से उसका बुखार भी कुछ कम हो गया था। ध्रुव को अपने पास बैठा देखकर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, थैंक यू ध्रुव। उसकी आवाज सुनकर ध्रुव की आंखें नम हो गई। फिलहाल कुछ मत कहो तारा, प्लीज सब कुछ भूलने की कोशिश करो। मैं अपने सामने हंसती खेलती तारा को देखना चाहता हूँ, इस तरह बिस्तर पर लेटी हुई नहीं। उसने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मुझे परेशान करती हुई अच्छी लगती हो, ऐसे डरी सहमी नहीं। तारा ने धीरे से पलकें झपकाकर हामी भरी। ध्रुव उससे नाराज होना चाहता था, उसे डांटना चाहता था कि वो अकेले बाहर क्यों गई, लेकिन उसकी हालत देखकर उसके मुंह से एक भी शिकायत नहीं निकल रही थी। अब सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। जब भी आंखें बंद करती हूँ वही सब आंखों के सामने घूमने लगता है। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, क्या आप मुझे हमेशा की तरह गाना गाकर सुनाएंगे? ध्रुव कुछ क्षण चुप रहा। उसने मन ही मन कहा, जो हाल तुम्हारा है वही इस वक्त मेरा भी है। मैं भी उन सब बातों को भूल नहीं पा रहा। मैंने तुम्हें एक बार फिर खोने से बचाया है तारा, और यह एहसास सच में बहुत दर्द देता है। क्या हुआ ध्रुव? तारा ने पूछा। ध्रुव ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि कौन सा गाना गाऊं। तारा हल्का सा मुस्कुराई। वही जो आप रोज गाते हो और आपका फेवरेट भी है। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी और धीमे स्वर में गुनगुनाने लगा, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। गाना खत्म होते होते उसने देखा कि तारा चैन की नींद सो चुकी थी, लेकिन सोते हुए भी उसने ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ रखा था। ध्रुव की आंखें नम हो गई। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। आज वो सिर्फ तारा को नहीं, खुद को भी संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो भी उसी के पास बैठा बैठा उसका हाथ थामे आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। उत्कर्ष मेहरा के हमले के बाद पूरी रात ध्रुव तारा के पास बैठकर उसकी देखभाल करता रहा। अगली सुबह जब तारा की आंख खुली तो उसे ध्रुव को अपने पास सोया हुआ पाया। उसे तारा का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। उसे अपने इतने करीब देखकर तारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तारा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी हलचल से ध्रुव की आंख खुल गई। उठ गई तुम? अब कैसा लग रहा है? उठते ही उसने सबसे पहले उसकी तबीयत के बारे में पूछा। आप थोड़ा ठीक लग रहा है। आप पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए। आप सो जाइए, मैं अंदर वाले कमरे में चली जाती हूँ। तारा ने देखा कि ध्रुव काफी थका हुआ और परेशान लग रहा था। इतना लंबा सफर तय करने के बाद उसे आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन यहाँ आते ही ये सब हो गया। पागल मत बनो, तुम आराम करो। मैं ऑफिस रूम में चला जाता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं तनु को यहाँ बुला देता हूँ। ध्रुव उठकर जाने लगा। तभी तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अगर आप बुरा ना मानो तो यहीं सो जाओ ना,
पक्का मैं आपको नींद में परेशान नहीं करूंगी। उसकी मासूमियत देखकर ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने हामी भरी और फिर से वहीं लेट गया। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। इतने दिनों बाद वे एक दूसरे के सामने थे, इसलिए बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहे थे। कुछ देर बाद तारा बोली, ऐसे आप चाहो तो अब मुझे डांट सकते हो। ध्रुव उठकर बैठ गया और थोड़ा उसके करीब खिसक आया। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? बोलते हुए उसकी पलकों में नमी उतर आई। तारा ने सिर हिलाते हुए पूछा, लेकिन मुझे दर्द क्यों होगा? आप ठीक वक्त पर आ गए थे ना। देखो तारा, झूठ मत बोलो। मैंने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में सब कुछ देख लिया है। क्या जरूरत थी उस पागल आदमी के पीछे जाने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तारा अपनी सफाई देने लगी। इस बार मैं उसके पास नहीं गई थी, वो खुद मेरे पास आया था। वो छोड़िए, आप अचानक कैसे आ गए? आप तो 15 दिन बाद आने वाले थे ना। आया तो तुम्हें सरप्राइज देने था, लेकिन सोचा नहीं था कि यहाँ आने के बाद मुझे ही शॉक मिल जाएगा। उसे नाराज होकर कहा। फिर से वो चिंतित हो पूछने लगा, वैसे तुमने अभी भी नहीं बताया कि तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? हम कुछ देर बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। अब तो ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, लेकिन रात को बहुत हो रहा था। उस पागल आदमी ने मेरे पेट में इतना जोर से मारा था। मिलने दो उसे, सबसे पहले उसके पेट पर तबला बजा दूंगी। मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगा, ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा। तारा चुप हो गई। ध्रुव ने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रहे थे। अच्छा तुम आराम करो, मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अगर उन्होंने सब ठीक बताया तो उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर स्टेटमेंट भी दे देना है। ये कहकर वो बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही तारा फिर रात की घटना के बारे में सोचने लगी। अच्छा हुआ ध्रुव वहाँ समय पर आ गए, वरना वो पागल तो मुझे आलू समझकर काट ही देता। कैसा सनकी आदमी है। मेरा पेट। उसके पेट में अभी भी काफी दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो ध्रुव के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी। कुछ देर बाद ध्रुव बाहर आया। उसे देखकर तारा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, तब तक आप नीचे जाकर नाश्ता कर लीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ, कब से देख रहा हूँ लेटी हुई हो। तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बेवजह मेरी चिंता करते हो, आप चाहिए ना। वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके लगातार टालने से ध्रुव चिढ़ने लगा। उसने घड़ी देखी तो 9 बजने वाले थे। देखो तारा, बेवजह परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत थका हुआ हूँ। 13 घंटे के लंबे सफर के बाद जहाँ मुझे तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताना था, वहीं आते ही मुझे इतनी खतरनाक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। अब अगर समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे तो वहां भी इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारे हस्बैंड का खुद का हॉस्पिटल नहीं है कि जब मन किया तब चले गए? वो थोड़ा सख्त होकर बोला। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप खड़ी हो जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें उठाकर बाथरूम तक छोड़ना पड़े। नहीं, तारा ने धीरे से कहा। उसे मन ही मन खुद को समझाया। कम ऑन तारा, ध्रुव पहले से परेशान है, डॉक्टर के पास ही तो जाना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे उठी। हर कदम उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने चेहरे पर दर्द का एक भाव तक नहीं आने दिया। वो कुछ कदम चलकर ध्रुव के पास पहुंची ही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके मुंह से हल्की चीख निकली और वो वहीं गिर पड़ी। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तारा! ध्रुव घबराकर चिल्लाया। ध्रुव, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं चला जा रहा। वो रोते हुए बोली। ध्रुव ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगा, ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ तारा। मैं आपको परेशान। दर्द के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। बस अब कुछ मत बोलो, पता नहीं इस वक्त तुमसे नाराज हो या खुद पर गुस्सा करो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और तारा को गोद में उठाकर तेजी से नीचे की ओर बढ़ गया। हॉल में गायत्री देवी बैठी थी। उन्होंने ध्रुव को इस हालत में देखा तो घबरा गई। क्या हुआ बेटा? तारा! उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ध्रुव जल्दी से बोला, दादी, तारा की हालत ठीक नहीं है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, प्लीज माँ को बता दीजिएगा। इतना कहकर वो तारा को लेकर बाहर निकले। उसे गाड़ी में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल गए। उसके जाने के बाद गायत्री देवी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, भगवान जाने अब इन दोनों बच्चों की जिंदगी में और क्या क्या तकलीफें आनी बाकी है। पिछले 1 महीने से कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। वो वहीं बैठकर तारा के लिए प्रार्थना कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ध्रुव तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए अस्पताल जा रहा था। बीच बीच में उसकी नजर तारा पर भी पड़ रही थी। वो बगल वाली सीट पर दर्द से बेसुध पड़ी थी। आगे से गलती से भी कभी अपनी हेल्थ कंडीशन मत छिपाना, ध्रुव ने गुस्से में कहा। तारा ने बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वे दोनों अस्पताल पहुंच गए। ध्रुव ने बिना समय गवाए तारा को गोद में उठाया और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने इमरजेंसी का कहकर सीधे डॉक्टर के कैबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। मैं बस आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? कुछ सीरियस है जो आपने इन्हें ऐसे उठा रखा है? हाँ डॉक्टर, तारा के पेट में बहुत तेज दर्द है। मैंने आपको रात को बताया था ना, उस आदमी ने इसके पेट पर बहुत जोर से लात मारी थी। डॉक्टर तुरंत गंभीर हो गई। ठीक है, पहले मैंने देख लेती हूँ। वो तारा को अंदर ले गई। ध्रुव भी उसके पास ही खड़ा रहा। सबसे पहले उन्होंने तारा को दर्द कम करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया, फिर कुछ सामान्य जांच करने के बाद बोले, इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे, तभी पता चलेगा कि कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई है। अभी इनकी हालत देखकर यही लग रहा है कि अंदरूनी चोट लगी है। बाकी रिपोर्ट आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। ध्रुव ने हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा चुका था। कुछ ही देर में तारा के सारे टेस्ट करवा दिए गए। रिपोर्ट आने में समय था। दवाइयों के असर से तारा अब आराम से सो रही थी, जबकि ध्रुव उसके पास बैठा उसे देख रहा था। पागल हो तुम बिल्कुल, मुझे परेशान न करने के चक्कर में खुद इतना दर्द सहती रही और मैं तुम्हें डांट रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसका फोन बजा। रत्ना जी का कॉल था। बेटा, तारा ठीक तो है ना? उन्होंने घबराए हुए स्वर में पूछा। अभी कुछ पता नहीं है माँ, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। मैं अस्पताल आ जाती हूँ, तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम्हें भी हिम्मत मिलेगी। इस बार ध्रुव ने उन्हें मना नहीं किया। प्लीज जल्दी आ जाइए माँ, मुझे सच में आपकी जरूरत है। उसकी भराई हुई आवाज सुनकर रत्ना जी और घबरा गई। उन्होंने तनीषा को गायत्री देवी के पास छोड़ा और तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो वहां पहुंची। ध्रुव उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही वो उनके गले लग गया। रत्ना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। घबराओ मत बेटा, तारा जल्दी ठीक हो जाएगी। करीब 4 घंटे बाद तारा की रिपोर्ट आ गई। रत्ना जी तारा के पास थी, जबकि ध्रुव डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, हमारा शक सही निकला मिस्टर सिंघानिया, तारा को इंटरनल इंजरी हुई है,
लेकिन इतनी गंभीर नहीं है कि सर्जरी या एडमिशन की जरूरत पड़े। इस तरह की चोट समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। ध्रुव ने राहत की सांस ली, लेकिन इन्हें कुछ दिनों तक पूरा बेड रेस्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा कि इनके पेट पर बिल्कुल भी दबाव न पड़े। फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना डॉक्टर? ध्रुव ने घबराकर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस 2-3 दिन तक इन्हें ज्यादा दर्द हो सकता है। मैं एक नर्स को शाम के समय आपके घर भेज दूंगी ताकि इन्हें इंजेक्शन मिल जाए और दर्द कम रहे। फिर मुस्कुराकर उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर ध्रुव को कुछ तसल्ली मिली। वो बाहर आया और सारी बात रत्ना जी को बताई। दोनों तारा के पास बैठ गए। तभी ध्रुव के फोन पर इंस्पेक्टर, मिस्टर सिंघानिया, आई होप आपकी वाइफ अब ठीक होगी। क्या आप उन्हें स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन ला सकते हैं? ध्रुव का गुस्सा एकदम उभर आया। नहीं सर, तारा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उस उत्कर्ष मेहरा की वजह से वो बेड से उठ तक नहीं पा रहे। इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहे। आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा करता हूँ, शाम को किसी को आपके घर भेज देता हूँ। फोन रखने से पहले ध्रुव ने पूछा, उत्कर्ष मेहरा ने कुछ कहा? उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो सनकी और पागल आदमी है। बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे ध्रुव सिंघानिया से मिलना है। आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और अपनी वाइफ की देखभाल कीजिए। ध्रुव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसकी नजर सोती हुई तारा पर थी। आप उसका कुछ करें या ना करें, लेकिन इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि उसकी जान ले लूं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। वो काम हम पर छोड़ दीजिए। जान लेना हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ध्रुव की आंखों में अब भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने उसे आने की अनुमति दी। तारा की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ उत्कर्ष मेहरा था और इस वक्त ध्रुव के भीतर उसके लिए नफरत और गुस्सा उबल रहा था। जाने से पहले उसने एक बार फिर तारा की तरफ देखा, जो दवाइयों के असर से गहरी नींद में थी। फिर उसने रत्ना जी से किसी जरूरी काम का बहाना बनाया और उत्कर्ष मेहरा से मिलने पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा। कुछ देर में ही ध्रुव पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसे देखते ही इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि आपको यहाँ आने का समय मिलेगा। सच कहूँ तो आपने बेवजह अपना समय बर्बाद किया है। वो एक सन की पागल के अलावा कुछ नहीं है। कल से सबकी नाक में दम कर रखा है। मुझसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? पिछले 4 महीनों से वो मुझे परेशान कर रहा है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? ध्रुव ने शांत स्वर में पूछा। एक बार फिर सोच लीजिए सर, उस जैसे इंसान से मिलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तारा की हालत देखकर ध्रुव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुछ सोच समझ कर ही इतनी दूर आया हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर ने हामी भर दी और एक कांस्टेबल को उसके साथ भेज दिया। उत्कर्ष को बाकी कैदियों से अलग रखा गया था। उसकी कोठरी सबसे अंत में थी। ध्रुव को देखते ही उसके चेहरे पर एक सन की मुस्कान फैल गई। मैं इसके अंदर जाकर मिलना चाहता हूँ, ध्रुव ने कहा। उत्कर्ष हंस पड़ा। जितनी बेताबी तुम्हें मुझसे मिलने की हो रही है, उतना ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ध्रुव सिंघानिया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। चुप कर, कांस्टेबल ने उसे डांटा और फिर ध्रुव की ओर मुड़कर बोला, आप इसके पागलपन से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आखिरकार कांस्टेबल ने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। ध्रुव के अंदर जाते ही उत्कर्ष मुस्कुराते हुए बोला, तारा कैसी है अब? ध्रुव की आंखों में आग उतर आई। अपने मुंह से उसका नाम भी मत लेना। उत्कर्ष हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हारे चेहरे पर यह गुस्सा देखकर दिल को बड़ी खुशी मिल रही है। यहाँ, बिल्कुल यहाँ। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, एक अजीब सी गुदगुदी हो रही है। मैंने उसे भी ठीक यही मारा था, बस मौका नहीं मिला, वरना लात की जगह चाकू से बात करता। उसकी बात खत्म होते ही ध्रुव का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उत्कर्ष ने अपना गाल सहलाया और फिर मुस्कुराया। ये थप्पड़ काफी तेज था, इसका बदला जरूर लूंगा। बिल्कुल ऐसा ही थप्पड़ तारा के गाल पर मारूंगा। ऐसा तभी होगा जब तुम इस जेल से बाहर निकल पाओगे। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बाद मैं इस कोठरी से बाहर हो जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर मैं तेरी आंखों के सामने उसकी जान ले लूंगा। अपने मरे हुए परिवार की कसम खाकर कहता हूँ, तुझे खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी उत्कर्ष मेहरा नहीं। ध्रुव की आंखों में घृणा उतर आई। क्यों अपने मरे हुए परिवार को बार बार घसीटते हो? अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हारा ये पागलपन देखने से पहले दुनिया छोड़ दी, वरना शायद वो खुद शर्म से मर जाते। ये सुनते ही उत्कर्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो ध्रुव की कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ध्रुव ने उसे जोर से धक्का दे दिया और कहने लगा, मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी औकात नहीं है। अब तक मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ। अब तुम इस जेल से बाहर आने के सपने ही देखते रह जाओगे। पहले मुझे उस इंसान पर दया आती थी जिसका पूरा परिवार उजड़ गया था, लेकिन तुम्हारा पागलपन देखकर लग रहा है कि तुम किसी की दया और प्यार के लायक नहीं हो। इतना कहकर ध्रुव वहां से मुड़ गया। पीछे से उत्कर्ष की चीख सुनाई दी, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। देखना, मैं जल्दी बाहर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारी तारा को मारूंगा, उसकी जान ले लूंगा, ध्रुव सिंघानिया। लेकिन इस बार ध्रुव ने पलट कर भी नहीं देखा। उसके कदमों की आहट दूर होती गई। उत्कर्ष कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर खुद से बड़बड़ाया, अब तो वही मुझे बाहर निकाल सकती है। वो फिर से खतरनाक हंसी हंसने लगा। सामने कांस्टेबल खड़ा था। मुझे एक फोन कॉल करनी है और ये मेरा अधिकार है। मैं कोर्ट में गवाही दूंगा कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ध्रुव सिंघानिया ने तुम लोगों को पैसे दिए और रिश्वत लेकर तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया। ए, अपनी बकवास बंद कर। कांस्टेबल गरजा, अगर एक शब्द और बोला तो यहीं एनकाउंटर कर दूंगा। फिर ऊपर जाकर जितनी चाहे कॉल कर लेना। उसी समय इंस्पेक्टर वहां गया। इसे एक फोन कॉल करने दो। कांस्टेबल उसे फोन के पास ले गया। उत्कर्ष ने सबसे पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई। ध्रुव वहां नहीं था। इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर ध्रुव सिंघानिया जा चुके हैं, चुपचाप कॉल कर और अपने सेल में जा। उत्कर्ष मुस्कुराया। वैसे आपने उससे कितनी रिश्वत ली है? इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे रिवॉल्वर निकालकर उसके सीने पर तान दी। लगता है बहुत खुजली हो रही है। एक कॉल की इजाजत क्या दी, सिर पर चढ़ने लग गया। उत्कर्ष का चेहरा उतर गया। मैं कॉल कर लेता हूँ। उसे जल्दी से नंबर बनाया, लेकिन अगले ही पल कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई दी, इस नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कॉल कट गई।
उत्कर्ष के चेहरे पर घबराहट छा गई। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। क्या हुआ? जिसने साथ देने का वादा किया था उसने फोन नहीं उठाया। बेटा, जेल में आने के बाद सब अपने पराये हो जाते हैं। उत्कर्ष ने गुस्से में रिसीवर पटक दिया। कॉल तो तब लगेगी ना जब इस कबाड़ में इंटरनेशनल कॉलिंग होगी। इंस्पेक्टर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर जेब से अपना मोबाइल निकाल कर कहा, चल मेरे फोन से कॉल कर ले। उत्कर्ष हंस पड़ा। क्या बेवकूफ समझते हैं आप मुझे? मैं आपके फोन से कॉल करूंगा, फिर आप नंबर निकालेंगे और मेरे साथी तक पहुंचाएंगे। ऐसे कच्ची गोलियां नहीं खेली है उत्कर्ष मेहरा ने। इंस्पेक्टर ने मुंह बनाया। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देना। फिर उसने कांस्टेबल को आवाज दी। रामचरण जी, हमारे मेहमान को वापस इनके कमरे में छोड़ाइए। उत्कर्ष समझ गया कि ये उसका आखिरी मौका था। कुछ पल सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, लेकिन कॉल हिस्ट्री में अपने सामने डिलीट करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। कुछ देर बाद सामने से कॉल उठ गई। मुझे यहाँ मदद की सख्त जरूरत है। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलवा दो। अगर मैं जेल में रहा तो तुम्हारा काम कौन करेगा? कुछ क्षण खामोशी रही, फिर एक लड़की की आवाज आई। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उत्कर्ष का चेहरा पीला पड़ गया। अगले ही पल एक लड़के की आवाज सुनाई दी, आगे से इन नंबरों पर कॉल मत करना। कॉल कट गई। कुछ सेकंड तक उत्कर्ष मोबाइल को घूरता रहा। उसे दोबारा कॉल मिला, लेकिन इस बार नंबर बंद था। गुस्से में उसने मोबाइल पटकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इंस्पेक्टर की पैनी नजर देखकर धीरे से फोन टेबल पर रख दिया। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। क्या हुआ? कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करोगे? उत्कर्ष ने थकी आवाज में कहा। अब उसका कोई फायदा नहीं है। अब तक तो उन्होंने सिम कार्ड भी फेंक दिया होगा। उसके चेहरे पर पहली बार हार के भाव दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर उसके सामने बैठ गया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ। बस अपने साथी के बारे में बता दो। उत्कर्ष हल्का सा हंसा। इतने उतावले मत होइए इंस्पेक्टर साहब। वो कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है। वो तो मेरी तरह ध्रुव सिंघानिया का एक और दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो उसे बेहद करीब से जानता है। छोड़ूंगा तो मैं उसे भी नहीं। उसने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद वो खुद उठकर कांस्टेबल के पास गया। चलो मुझे वापस मेरी कोठरी में छोड़ दो। उसके जाते इंस्पेक्टर ने तुरंत ध्रुव को फोन मिलाया। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको किसी पर शक है? कोई दुश्मनी या बिजनेस राइवलरी? ध्रुव कुछ पल चुप रहा। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है सर। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जो मुझसे ज्यादा तारा को नुकसान पहुंचाना चाहता। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मिस्टर सिंघानिया, वो नुकसान आपको पहुंचाना चाहता है। उसे समझ आ गया है कि आपको चोट पहुंचाने से ज्यादा तकलीफ आपकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने से होगी। ध्रुव काफी देर तक सोचता रहा। अचानक उसे ग्रीष्मा मेहता के माता पिता का ख्याल आया। अगर मेरी वजह से किसी को चोट पहुंची है तो वो मेरी एक्स फियांसे ग्रीष्मा मेहता के मॉम डैड हो सकते हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों से ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, जबकि उनसे हमारे रिश्ते सिर्फ 1 महीने पहले खराब हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया होगा। इंस्पेक्टर ने हामी भरी। ठीक है, फिलहाल आप अपनी पत्नी का ध्यान रखिए। अगर कभी जरूरत पड़े तो एक फोन कर दीजिएगा। ओके इंस्पेक्टर। और उस नंबर का पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उधर हॉस्पिटल से तारा को डिस्चार्ज मिल चुका था। ध्रुव उसे लेकर घर पहुंचा। अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। जैसे वो अंदर आए, गायत्री देवी बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों घर आ गए। मैंने तुम्हारे लिए शांति पाठ रखवाया है। जब से शादी हुई है किसी की बुरी नजर लग गई है। ध्रुव ने धीरे से कहा, लेकिन दादी, डॉक्टर ने तारा को ज्यादा देर बैठने से मना किया है। तो तारा नहीं बैठेगी, उसके नाम से पूजा हो जाएगी। ध्रुव ने बिना बहस किए उनकी बात मान ली। कुछ देर बाद वो तारा को ऊपर कमरे में ले गया। तारा बिस्तर पर लेटी थी, जबकि ध्रुव पास ही काउच पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। काफी देर तक उसने उससे बात नहीं की तो तारा ने पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? ध्रुव ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत में मैं तुमसे नाराज होऊंगा? तो आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम आराम करो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन वो रुक गया। तारा ने उसकी बात पूरी कर दी। लेकिन फिर भी तुम्हें अकेले उत्कर्ष के पीछे नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो क्या होता? तुम समझ नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या हालत थी। और सुबह भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। मैं तुम पर चिल्लाता रहा और तुम। वो बिल्कुल ध्रुव की नकल कर रही थी। उसकी बातें सुनकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब सब कुछ जानती हो तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? तारा ने मासूमियत से कहा, मैंने आपकी सारी बातें मान ली। अब आप ही मेरी एक बात मान लीजिए और अपना काम छोड़कर मेरे पास बैठ जाइए। मुझे आपसे बातें करनी है, इस कमरे की दीवारों से नहीं। आखिरकार ध्रुव ने लैपटॉप बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। वो प्यार से उसका हाथ सहलाने लगा और सिडनी ट्रिप की मजेदार बातें सुनाने लगा। धीरे धीरे तारा की आंखें बंद होने लगी। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी। ध्रुव ने उसे सोते हुए देखा, फिर खुद भी उसके पास लेट गया और देर तक बस उसकी तरफ देखता रहा। अगले दिन सिंघानिया मेंशन में ध्रुव और तारा की शादी में आ रही सारी परेशानियों को दूर करने के लिए गायत्री देवी ने पूजा रखवाई थी। तारा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो पूजा में शामिल नहीं हो पाई। उसकी जगह ध्रुव पूजा में बैठा था। पूजा खत्म होने के बाद ध्रुव कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि तारा उदास होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ तुम्हें? कहीं फिर से दर्द तो नहीं हो रहा? उसने चिंता से पूछा। तारा ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। अपनी शादी की पूजा मैं खुद अटेंड नहीं कर पाई, इसलिए बुरा लग रहा है। और आप मेरे बिना अकेले पूजा में बैठ भी कैसे सकते हो? उसकी नाराजगी देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो उसके पास बैठते हुए बोला, देखो, मैं तो इन सब में बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करता, और अगर तुम्हारा इतना मन है तो तुम्हारे पूरी तरह ठीक होने के बाद दादी से कह दूंगा कि वो तुम्हारे लिए फिर से पूजा रखवा देगी। तारा हैरानी से उसे देखने लगी। आपको यकीन नहीं है, फिर भी आप पूजा में बैठ गए? हाँ, बस दादी के लिए। बाकी मैं कर्म और किस्मत में बहुत विश्वास करता हूँ। खैर, ये सब छोड़ो, तुमने अपनी दवाइयाँ ली? तारा ने सिर हिलाकर हामी भरी। ले ली है। ध्रुव, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी? मुझे इस बंद कमरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ध्रुव उसके पास आकर बैठ गया। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बस कुछ दिनों की बात है तारा, तुम्हारे ठीक होते ही मैं तुम्हें कोई कोर्स ज्वाइन करवा दूंगा ताकि तुम्हें पूरे दिन घर में न रहना पड़े। तारा की आंखें चमक उठी। क्या? सच में? हाँ, बिल्कुल सच। तारा खुशी से मुस्कुरा उठी और कहने लगी,
अब तो मैं अच्छे बच्चों की तरह हर दवाई समय पर लूंगी और अपना पूरा ध्यान रखूंगी ताकि जल्दी ठीक हो जाऊं। मैंने आपको बताया था ना, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन समिधा आंटी पर बोझ भी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने वेडिंग प्लानर वाली नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन वहां से भी आपने मुझे निकलवा दिया। उसने मुंह बनाकर कहा। ध्रुव हंस पड़ा। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें वहां से निकलवा दिया। अगर तुम वहां काम नहीं कर रही होती तो ग्रीष्मा की जगह मेरे साथ कभी रहती भी नहीं, इसलिए काम खत्म होते ही मैं तुम्हें वापस भेज देता। देखो ग्रीष्मा के साथ रहने का तुम्हें कितना फायदा हुआ। तारा अचानक उठकर बैठ गई। लेकिन आपको तो नुकसान हो गया ना, आपकी शादी मेरे साथ हो गई। ध्रुव कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने कहा ना सब अच्छा ही हुआ, अब ज्यादा मत सोचो। उसके मुंह से ये सुनकर तारा के दिल में जैसे कोई फूल खिल उठा। अब तक उसके मन में यही था कि ध्रुव ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में निभा रहा है, लेकिन पहली बार उसने खुद कहा था कि सब अच्छा हुआ है। तारा मुस्कुरा दी। हाँ, सब अच्छा ही हुआ है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। माहौल अचानक बहुत शांत और खूबसूरत हो गया था। दोनों अनजाने में एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ रहे थे कि तभी अचानक ध्रुव का फोन बज उठा। ध्रुव का ध्यान टूट गया। तारा ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। ध्रुव ने मोबाइल की स्क्रीन देखी और मुंह बनाकर बोला, ये क्रेडिट कार्ड वाले भी ना कभी भी फोन कर देते हैं। तारा धीरे से बड़बड़ाई, हाँ, और वो भी बिल्कुल गलत टाइम पर। ध्रुव ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने मोबाइल साइड में रखा और बोला, तारा, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा देर बैठने से मना किया, चलो अब लेट जाओ। तारा ने मन ही मन कहा, इन्हें भी ना अलग अलग मूड आते हैं, कभी बिल्कुल रोमांटिक हो जाते हैं और कभी फिर से वही अकड़ू सिंघानियां बन जाते हैं। वो मुंह बनाकर वापस लेट गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ध्रुव अपनी तरफ से तारा का हर तरह से ध्यान रख रहा था। उसने अपना ज्यादातर काम घर से ही संभालना शुरू कर दिया ताकि वो उसके साथ ज्यादा समय बिता सके। डॉक्टर के बताए अनुसार लगभग 1 महीने बाद तारा पूरी तरह ठीक हो गई। इन 1 महीने में ध्रुव और तारा एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। उनके बीच की झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही। उधर उत्कर्ष मेहरा का अपराध साबित हो चुका था और उसे 5 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। अब ध्रुव उसकी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसने घर की अतिरिक्त सुरक्षा हटवा दी और तारा को आगे बढ़ने के लिए एक डिजाइनिंग कोर्स में दाखिला दिलवा दिया। दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और अपने रिश्ते की दूरियों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 6 महीने बाद की बात है। न्यूयॉर्क शहर के बाहरी इलाके में बने एक साधारण से अपार्टमेंट में कई लोअर मिडिल क्लास परिवार रहते थे। वहाँ सिर्फ जरूरत की सुविधाएं मौजूद थी। छोटे छोटे कमरों में किचन और बाथरूम भी बने हुए थे। उसी अपार्टमेंट के कमरे में आईने के सामने बैठी ग्रीष्मा तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। तैयार होने के बाद उसने अपने माथे पर हल्का सा सिंदूर लगाया और खुद को आईने में ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। मुझे आज के दिन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इंटरनेट से जितना समझ पाई हूँ उसके हिसाब से मैंने करवा चौथ की पूरी तैयारी कर ली है। शायद ये हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत ला सके। ये कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी उतर आई। जो ग्रीष्मा पहले हर समय महंगे कपड़ों और ब्रांडेड मेकअप में बिल्कुल परफेक्ट नजर आती थी, आज वही साधारण साड़ी और हल्के मेकअप में खड़ी थी। उसके चेहरे की पुरानी चमक भी कहीं खो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 1 बज रहे थे। अंश के आने का टाइम हो गया है। वो जल्दी जल्दी किचन की तरफ गई और उसके लिए ऑमलेट बनाने लगे। कुछ देर बाद अंश घर लौट आया। वो लगभग 25 साल का लंबा, फिट और आकर्षक युवक था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और काले हल्के घुंघराले बाल उसे किसी मॉडल जैसा व्यक्तित्व देते थे। घर में घुसते ही वो जोर से बोला, ग्रीश बेबी, वेयर आर यू? उसकी नजर सामने पड़ी जहां ग्रीष्मा लाल साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। उसे उस रूप में देखकर वो हैरानी से बोला, व्हाट इज दिस बेबी? कहीं जा रही हो? ग्रीष्मा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, आज करवा चौथ का व्रत है, तो मैंने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। उसकी बात सुनते ही अंश जोर जोर से हंसने लगा। मेरी लंबी उम्र के लिए? ग्रीष्मा ने मासूमियत से कहा। हाँ, और इससे जीवन में खुशियां भी आती है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अंश फिर से हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम ये सब मेरी लंबी उम्र और खुशियों के लिए कर रही हो। मेरे पास इससे भी बेहतर उपाय है। अगर तुम सच में मुझे खुश देखना चाहती हो तो यहाँ से वापस चली जाओ। उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया। जब से तुमसे शादी की है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अच्छी खासी नौकरी चली गई, कंपनी का दिया हुआ फ्लैट चला गया और अब मुझे इस 2 कौड़ी के घर में रहना पड़ रहा है। मेरी पूरी लग्जरी लाइफ खत्म हो गई और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। एक एक शब्द ग्रीष्मा के दिल को चुभ रहा था। वो भी अब तक बहुत कुछ सह चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी लग्जरी लाइफ तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से थी। मेरे मम्मी पापा मुझे पैसे भेजते थे और उन्हीं पैसों पर तुम ऐश करते थे। और जिस फ्लैट की बात कर रहे हो वो भी मेरे पापा के पैसों से किराए पर लिया गया था। उसकी आंखें भर आई। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। अच्छी खासी शादी छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारे साथ आ गई और आज वो 2 कौड़ी की वेडिंग प्लानर सिंघानिया परिवार की बहू बनकर मजे से रह रही है और मैं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैं इस छोटे से घर में तुम्हारे साथ घुट घुट कर जी रही हूँ। अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अंश गुस्से में चिल्लाने लगा, तो किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मैंने तो तुमसे कहा था कि उससे शादी कर लो। शादी के बाद भी हमारा रिश्ता चलता रहता। मैं तुम्हारे लिए इंडिया तक आने को तैयार था, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आदर्श पत्नी बनना था। अब भुगतो। घर में दोनों की ऊंची आवाजें गूंज रही थी। ये झगड़ा अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उनकी आवाजें सुनकर पड़ोसी भी बाहर निकल आए। एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला, अयो, ये पति पत्नी कितना झगड़ा करते हैं। उसकी पत्नी ने मुंह बनाकर कहा, हमें क्या, दोनों एक जैसे हैं। हमने तो कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा हम पर ही चढ़ बैठे। लड़की भी घमंडी है और उसका पति भी बात बात पर लड़ने को तैयार रहता है। दोनों वापस अंदर चले गए, लेकिन ग्रीष्मा और अंश का झगड़ा जारी रहा। अंश ने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। 1 घंटे से वो दोनों लगातार लड़ रहे थे। अंश ने झुंझलाकर कहा, इतनी मुश्किल से पार्ट टाइम जॉब मिली थी, सोचा था थोड़ा समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा, लेकिन तुम्हें तो लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। कम से कम मुझे 3 वक्त का खाना तो दिया करो। ग्रीष्मा ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, तो मैं तुम्हें खाना नहीं देती? खुद यहाँ 1 घंटे से बकवास किए जा रहे हो।
अंश ने गुस्से से कहा। तुमने पहले से प्लान बना रखा था। तुम्हें खाना नहीं खाना क्योंकि तुमने व्रत रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी भूखा रखो। भले ही तुम्हें अगले 7 जन्मों के लिए मैं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे इस जन्म में ही थक गया हूँ। ये सुनकर ग्रीष्मा का गुस्सा फूट पड़ा। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मेरी भी अक्ल मारी गई थी जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। गुस्से में उसने सामने रखा ऑमलेट उठाया और खाने लगी। ये देखकर अंश और भड़क गया। ग्रीष्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे प्यार और भावनाओं के लायक ही नहीं। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 3 साल दिए, लेकिन बदले में कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला। तुम्हारा प्यार सिर्फ पैसों तक था। तुमसे अच्छा तो ध्रुव सिंघानिया था, जिसने मुझे 3 महीने में वो सम्मान दिया जो तुम कभी नहीं दे पाई। ध्रुव का नाम सुनते ही अंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गरजते हुए बोला, तो चली जाओ उसी ध्रुव सिंघानिया के पास, यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? उसे ग्रीष्मा का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया। अगले ही पल उसने उसे घर के बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। आगे से मेरे घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने उसी ध्रुव सिंघानिया के पास। ग्रीष्मा बाहर खड़ी रह गई। उसे दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अभी अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत कर दूंगी। इंडिया हो या अमेरिका, ये कानूनन अपराध है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। उसकी आवाज सुनकर फिर से पड़ोसी बाहर निकला। दक्षिण भारतीय महिला झल्लाकर बोली, क्या रोज रोज तमाशा लगा रखा है? ये शरीफ लोगों का अपार्टमेंट है। अपना मछली बाजार कहीं और लगाओ। ग्रीष्मा तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। अगर हम तमाशा करते तो तुम लोग रोज देखने क्यों आ जाते हो? अपने घरों में क्यों नहीं बैठे रहते? हर समय सीसीटीवी कैमरा की तरफ बाहर झांकते रहते हो? इस महिला ने मुंह बनाया और अपने पति के साथ अंदर चली गई। ग्रीष्मा फिर से दरवाजा पीटने लगी और थककर वहीं बैठ गई। उसी समय जयपुर में साहित्य और साक्षी अपने सेमेस्टर खत्म होने पर 1 हफ्ते की छुट्टियों में घर आए थे। वे दोनों ध्रुव के साथ छत पर खड़े होकर चांद निकलने का इंतजार कर रहे थे। साक्षी ने ध्रुव को बेचैनी से आसमान की तरफ देखते हुए पाया तो मुस्कुराकर बोली, भैया आप तो इस तरह चांद आने का इंतजार कर रहे हैं जैसे आपने भी व्रत रखा हो। ध्रुव ने आसमान से नजरें हटाए बिना कहा, मैंने तो नहीं रखा, लेकिन तारा ने तो रखा है ना। पता नहीं ये चांद कब निकलेगा। साहित्य भी वहीं खड़ा था। उसे साक्षी को कोहनी मारी और धीरे से कहा, देखा हमारे भैया 6 महीनों में कितने बदल गए हैं। जिन्होंने कभी छत तो छोड़ो आसमान की तरफ भी नहीं देखा था, वो पिछले 2 घंटे से ऊपर ही देखे जा रहे हैं। दोनों भाई बहन हंस पड़े, लेकिन ध्रुव का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। तभी रत्ना जी छत पर आई। उन्हें देखते ही ध्रुव ने पूछा, माँ आपका चांद कब बाहर आएगा और तारा कहाँ है? रत्ना जी हंस पड़ी, बेटा तुम्हारा चांद नीचे तैयार हो रहा है और आसमान वाला चांद अपने समय पर ही आएगा। लगभग 10 बजे तक निकल आएगा। तुम आराम से बैठो, कब से खड़े हो? उन्होंने ध्रुव को पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और जूस का गिलास थमा दिया। जैसे ही ध्रुव जूस पीने लगा, साक्षी उसके पास आ गई। ये तो बहुत गलत बात है भैया। भाभी पूरे दिन से भूखी प्यासी आपके लिए व्रत रखी है और आप उनके लिए व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम चांद आने तक बिना खाए पिए रह तो सकते हैं। साक्षी मजाक करना बंद करो, रत्ना जी ने उसे डांटा। ध्रुव ने तुरंत जूस का गिलास नीचे रख दिया। ठीक ही तो कह रही है माँ, मैं ऐसा करता हूँ, तारा को ऊपर ले आता हूँ। आप तब तक चांद का ध्यान रखिए। साहित्य तुरंत बोला, डोंट वरी भैया, अगर चांद निकल गया तो हम उसे 2 मिनट के लिए पकड़ कर रख लेंगे। कह देंगे कि जब तक हमारे ध्रुव भैया और तारा भाभी नहीं आते तब तक कहीं नहीं जाना। ध्रुव ने उसे घूर कर देखा और नीचे चला गया। पिछले 6 महीनों में ध्रुव और तारा का रिश्ता काफी मजबूत हो चुका था। दोनों ने अब तक एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझने लगे थे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एक छोटे से घर के बाहर बैठी ग्रीष्मा फिर चिल्लाई, अंश दरवाजा खोल रहे हो या मैं पुलिस बुलाऊं? पुलिस का नाम सुनकर अंश घबरा गया। उसे तुरंत दरवाजा खोल दिया और ग्रीष्मा अंदर आ गई। उसे देखा कि अंश बिना किसी परवाह के अपने लिए खाना बना रहा था। कुछ देर बाद वो आराम से बैठकर खाना खाने लगा और मोबाइल पर फुटबॉल मैच देखने लगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ग्रीष्मा की आंखों में आंसू थे। पिछले 6 महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस ऐशो आराम, प्यार और सपनों के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वो सब उससे कोसों दूर था। आज उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी, उसे ध्रुव की याद आ रही थी। वो सोचने लगी, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। मैं अब और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे अपने घर वापस जाना है, किसी भी कीमत पर। उसे एक नजर अंश की तरफ डाली। वो बेफिक्र होकर खाना खा रहा था और मोबाइल में मैच देख रहा था। उसे ग्रीष्मा के दर्द, उसके आंसू और उसके टूटे हुए सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।